14 अगस्त के नाम के साथ ही हरी झंडियां और लहराते सब्ज़ हिलाली परचम के अलावा तहरीक पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की एक्साइटिंग स्पीचेस भी दिमाग की स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान का नज़रिया इतना ग्रेट था कि उसने कायद-ए-आज़म और ख़ुद पाकिस्तान को बेतहाशा ग्रेटनेस अता की है। इसका सबूत यह है कि कायद-ए-आज़म के जो बायोग्राफर हैं स्टैनली विलपर्ट, उन्होंने कायद-ए-आज़म की ग्रेटनेस बयान करते हुए बिल्कुल सही कहा। उससे सब इत्तफाक भी करते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं जिन्होंने दुनिया की हिस्ट्री को तब्दील किया है, और इससे भी कम लोग वो हुए हैं जिन्होंने दुनिया की जियोग्राफी को बदला है। और ऐसा तो शायद कोई हो जिसने कोई कंट्री बना डाली हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम एक साथ किए हैं। मगर असल इशू क्या था कि हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान को बनाना पड़ा। तो इशू ये था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान हमेशा माइनॉरिटी में रहते, और एक हिंदू मेजॉरिटी सोसाइटी में इन्हें कभी वो राइट्स नहीं मिल पाते जो उनका असल हक है। वो कभी भी अपने बिलीफ के मुताबिक आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इन्हें हमेशा अक्सरियत का महकूम बनकर रहना पड़ता। मुसलमानों की अपनी ट्रेडिशंस हैं, हिस्ट्री है, आइडेंटिटी है, जो हिंदुओं से और नॉन मुस्लिम से बिल्कुल अलग है। सो ये मुमकिन नहीं था कि हिंदुस्तान में इनका सेपरेट आइडेंटिटी बरकरार रह सके, जो आजकल हो रहा है एनआरसी, एनआरपी वगैरह। तो डिटेल हिस्ट्री में जाए बगैर ये कहना चाहूँगा कि बिलाखिर 1947 में बंटवारा हो गया। मुस्लिम मेजॉरिटी ला के पाकिस्तान में आ गए और बाकी हिंदुस्तान में रह गए। कायद-ए-आज़म और गांधी का ख्याल था कि शायद सिर्फ ज़मीन पर लकीर खिंचेगी और बाकी जो जहाँ है वहीं रहेंगे। मगर ये लकीर ज़मीन पर नहीं, दिलों में लगाई गई थी, जो आज गहरी से गहरी होती जा रही है। कायद-ए-आज़म और गांधी को ये खुशफहमी थी कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे इस वक्त अमेरिका और कनाडा के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। बंटवारे के वक्त राइट्स फूट पड़े जिनमें लाखों लोग मारे गए। करीबन 1.5 करोड़ लोगों को रातों रात अपना घर छोड़कर माइग्रेट होना पड़ा। लाहौर लाहौर ना रहा और अमृतसर अमृतसर ना रहा। दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन की गई थी 1947 में। आज हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद दोनों तरफ के लोग बहुत मुश्किल से वीज़ा ले पाते हैं। कोई शरीफ आदमी वाघा से अपनी गाड़ी सरहद पार करने का सोच भी नहीं सकता। आए दिन बॉर्डर पर क्लैशेस होते रहते हैं और हर 2-4 माह बाद ताल्लुकात इस नहज पर आ जाते हैं कि लगता है कि अब जंग हुई कि अब हुई। बंटवारे से पहले हिंदुस्तान के लीडर्स का दावा था कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क होगा जहां मज़हब की बुनियाद पर डिफरेंस बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। सन 1946 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक़्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये एक किस्म के सेकुलरिज्म का सबूत ही था। इधर जिन्ना साहब ने यकीन दिलाया था कि मुसलमान पॉलिटिकली और इकनॉमिकली आज़ादी का मज़ा ले सकेंगे और उसके साथ साथ अपने दीन पर बिला खौफ व कदर अमल कर सकेंगे। और माइनॉरिटीज़ को भी यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर कोई डिफरेंस नहीं बरता जाएगा। हर शख्स को आज़ादी होगी कि वो अपने बिलीव्स के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे जहाँ चाहे जा सकता है। पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक भी होगा जहाँ जस्टिस और इक्वालिटी के उसूलों पर आईन बनाया जाएगा। लेकिन आज आज़ादी के 74 बरसों के बाद सूरत हाल ये है कि भारत पाकिस्तान में ये आदर्श ज़मीन बोस हो चुके हैं। और भारत का तो ये हाल है कि वहाँ आरएसएस के गुंडे हिंदुत्व के झंडे लिए सरेआम मुसलमानों को डंडे मार मार कर हलाक कर रहे हैं। जय श्री राम के ज़बरदस्ती नारे लगवा रहे हैं। कभी मंदिर के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, कभी गाय के नाम पर। और अब तो हद ये है कि ऐसे ताने दिए जाते हैं कि मुसलमानों ने अपना अलहदा मुल्क बना लिया है, अब वहाँ जाओ, भारत में क्या कर रहे हो, तय हो यार। लेकिन इधर पाकिस्तान के हालात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कभी मंदिर को तोड़ा फोड़ा जाता है तो कभी फोर्सफुली कन्वर्जन किया जाता है। मगर 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 मैं अब भी कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने इस वक्त हिंदुस्तान के हैं। और करप्शन के तो क्या कहने, करप्शन के मामले में दोनों कंट्रीज़ नेक टू नेक हैं। बेशक आज का हिंदुस्तान नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, मगर क्या आज का पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है? इंडिया में मुसलमानों की प्रोटेक्शन अगर सिर्फ सेकुलरिज्म से मुमकिन है तो क्या यही प्रोटेक्शन हमें अपनी माइनॉरिटीज़ को भी नहीं देना चाहिए, जिसका वादा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था? कायद-ए-आज़म की स्पीचेस ऐसी स्टेटमेंट से भरी पड़ी हैं
جن میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگا جہاں ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوگی، پارلیمنٹری سسٹم ہوگا، رول آف کانسٹیٹیوشن ہوگا، آرمڈ فورس اپنے اوتھ کے پابند ہوں گے، اظہار رائے کی آزادی ہوگی اور ہر شخص کو رنگ، نسل، مذہب سے الگ رکھ کر برابری کے حقوق دیے جائیں گے، اور مائنورٹیز کی جو سیکیورٹی ہے اس کی بھی بات کی گئی تھی۔ یعنی قائد اعظم کے ویژن کے مطابق آج پاکستان کو ناروے اور سویڈن کی طرح ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا، جہاں فرد کو ہر قسم کی پرسنل اور مذہبی آزادی حاصل ہے، مائنورٹیز کو کوئی خوف نہیں ہے، سوچ کی آزادی ہے، اور معاشرہ انصاف کے اصولوں پر کھڑا ہے۔ تو جنہیں قائد اعظم کے پاکستان کے اس ویژن پر کوئی شبہ ہو وہ صرف دو کام کر لیں۔ ایک، قائد اعظم کا لائف اسٹائل دیکھ لیں۔ قائد اعظم سوٹ پہنتے تھے، سگار پیتے تھے، انہوں نے کتے پال رکھے تھے، اپنی بمبئی کی جو پلیس آف ریزیڈنس ہے وہ انہوں نے یورپین طریقے پر بلڈ اپ کروائی تھی، انگریزی میں بات کرتے تھے، انگریزی میں لکھ کر تقریر کرتے تھے، سر سے پیر تک ویسٹرن اور سیکولر لائف اسٹائل تھا۔ ان کی سسٹر فاطمہ جناح شٹل کاک برقع نہیں پہنتی تھی یا سر سے بالکل دوپٹہ نہیں تھا، وہ دوپٹہ پہنتی تھی، اوڑھنی رکھتی تھی۔ اور دوسرا یہ دیکھ لیں کہ قائد اعظم کی زندگی میں پاکستان کس قسم کا تھا۔ جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی ہے اس وقت پاکستان آج کے پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ماڈرن، آزاد خیال تھا۔ لاہور اور کراچی میں نائٹ کلبز تھے جہاں ڈانس کی محفلیں ہوتی تھیں۔ جناح صاحب نے کوئی مے خانہ بند نہیں کیا، نہ کسی نائٹ کلب پر تالا ڈلوایا۔ لیکن آئرنی آف ہسٹری دیکھیں کہ یہ نیک کام جو ہوا ہے نا پاکستان میں وہ 30 سال کے بعد ہوا، جو بہت پہلے ہو جانا تھا۔ میرا آرگومنٹ یہ نہیں کہ آج نائٹ کلب کھول دیے جائیں، میرا سوال صرف یہ ہے کہ گاندھی کا ہندوستان تو سیکولر نہیں رہا، تو کیا جناح کا پاکستان وہ رہا جس کا تصور جناح نے دیا تھا؟ یہ ساری مہابھارت بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ ٹھیک ہے، ہم جوش و خروش سے آزادی کا دن مناتے ہیں، قائد اعظم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جن کی بدولت آج ہم انڈیا کی بی جے پی گورنمنٹ کے چنگل سے آزاد ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی آج اکثریت کا وہی جبر سہنے پر مجبور ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی۔ مگر کیا صرف آزادی کا جشن منانا ہی کافی ہے؟ کیا ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم بھولے ہوئے ہیں؟ بہت سارے سوال میں نے اس ویڈیو میں پوچھے ہیں۔ اگر آپ نے میرا یہ پورا ویڈیو دیکھا ہے تو پلیز جتنے بھی سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہے تو مجھے کامنٹ کے ذریعے ضرور بتانا۔ لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ضرور کہوں گا، پاکستان زندہ باد، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے وہ انڈیا والوں کو آزادی ملے چاہے پاکستان والوں کو آزادی ملے، پاکستان ایک حقیقت ہے۔ انڈیا کو یہ اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب اکھنڈ بھارت نہیں بن سکتا، تو پاکستان کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اچھے ریلیشن شپ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان زندہ باد، آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ السلام علیکم، گڈ بائے۔